के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, मैं संदीप माथुर हूं, आई एम प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नलिंग। जो हम लोगों के कोई भी स्टेशन होता है जिसमें आपने देखा कि दो लाइनें जो जा रही हैं, एक अप और एक डाउन, उस स्टेशन पे दो और लूप लाइंस होती हैं। तो उस मेन लाइन पे अगर सीधा ट्रेन को चलना है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर लूप लाइन में हमें ट्रेन को ले जाना है तो एक पॉइंट होता है जो कि इसमें आपको दिखाया हुआ है नक्शे में, उसके ऊपर तो उस पॉइंट को हमें ऑपरेट करना होता है जिससे वो आगे पीछे ट्रेन सीधी जाएगी या लूप में जाएगी। दूसरी चीज हम लोगों को ये डिटेक्ट करना होता है कि वो आगे की जो ट्रैक है वो ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है। तो दो चीजें हो गई बेसिकली, एक पॉइंट और एक ऑक्युपेंसी ऑफ ट्रैक। सिग्नल जो है इस तरीके से इंटरलॉक होता है, जो इंटरलॉकिंग वर्ड आप लोग यूज कर रहे हैं उसको यहीं से लिया गया है। इस तरीके से इंटरलॉक होता है कि आगे की लाइन ऑक्युपाइड है नहीं ये पता चल जाए, और पॉइंट उससे सीधा ले जा रहा है या उसको लूप लाइन में ले जा रहा है ये पता चल जाए। तो जब पॉइंट सीधा ले जा रहा है और आगे का ऑक्युपाइड नहीं है तब वो सिग्नल ग्रीन होता है, और जब पॉइंट लूप में ले जा रहा होता है उसे और लूप लाइन क्लियर है तब वो सिग्नल येलो होता है और उसका रूट दिखाते हैं कि ये दूसरे रूट पे ले जा रहा है। तो ये इंटरलॉकिंग बेसिकली काम करती है। तो ये आप लोगों को इंटरलॉकिंग का बताया मैंने। बेसिकली एक सेफ वे में ट्रेन को स्टेशन से हम लोग ले जाएं, उसके लिए ये पॉइंट और डिटेक्शन यूनिट को सिग्नल से हम इस तरीके से इंटरलॉक करते हैं कि वो मूवमेंट उसको क्लियर रहे, कोई आगे ना हो, और उसको किस तरफ जाना है, में सीधा जाना है या लूप में जाना है ये पता चल जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहलाती है? ये दो तरीके से हम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है ये, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है। इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। जब ये इंटरलॉकिंग हम किसी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से हम लोग करते हैं, वो उसमें ये डिफाइन हो जाता है कि आगे का ट्रैक ऑक्युपाइड है या नहीं, वो हम इलेक्ट्रॉनिकली पता करते हैं और उसमें आपस में इंटरलॉकिंग करते थे, तब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहलाती है। और कई जगह पे हम लोग रिलेज से ये इंटरलॉकिंग करते हैं, और कई जगह पे अभी भी कुछ स्टेशन पे, कहीं पे नहीं कहूंगा, अभी सिर्फ आउट ऑफ 7000 स्टेशन, कुछ 100 स्टेशन पे लीवर्स के थ्रू हम ये लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग है, और इस पर्टिकुलर स्टेशन पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग थी। मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको पहचान हो गई है? आई आंसर दैट। मैं बताती हूँ आपको। Can there be a malfunction in this, and how is it possible if it can be a malfunction or not? Let us answer both the questions. One, it is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हूँ। बताओ। It is called as fail safe system. It will fail on a safer side. ठीक है, अगर फेल भी हो गया तो सिग्नल लाल हो जाएगा, मतलब गाड़ी रोको बेसिकली। अगर फेल हुआ तो उसमें फेल सेफ सिस्टम है। फेलियर कंप्यूटर समझता है, लॉजिक समझता है, और उसको डिटेक्ट करेगा अगर कि यहाँ पे कोई फेलियर है तो वो सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे, फेल सेफ हो जाएगा, और गाड़ियां बंद हो जाएंगी कि पहले आप रुक जाइए, लेट अस चेक क्या प्रॉब्लम है, तभी आप आगे जाइए। तो ये फेल सेफ सिस्टम है एज फार एज द टैम्परिंग एंड द एरर पार्ट ऑफ इट इज कंसर्न। But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. Whether it was a physical error, कि मान लीजिए, मैं आपको सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर केस के संदर्भ में नहीं बता रही हूँ, अगर पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहां पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहां पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अगर काट दिया। अक्सर देखेंगे आपकी कुछ काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ हो रहा है, पेवमेंट बन रहा है, और अगर बिना उसने जानकारी के, बिना उचित परमिशन के वहां पे काम किया, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, या इस तरह की चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है सिग्नलिंग में। या किसी ने उसमें कुछ मतलब कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं मशीन हो, चाहे मैकेनिकल मशीन हो, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस
मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। हमसे फिर अपील करना चाहते हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचाना चाहते हैं जो भी परेशान है इस सिचुएशन में। 139 एक सिंपल नंबर है, उसको कॉल करें। वहां पे हमारे ऑफिसर्स बैठे, वहां पे कोई कॉल सेंटर के ऊपर हमने नहीं सिर्फ काम छोड़ रखा है कि वो जो आपको 1 घंटे कहेंगे और कहेंगे कि अब आप ये नंबर डायल करिए, अब वो नंबर डायल करिए, या आप इससे कॉन्टैक्ट करिए और हमें नहीं पता, हम बताएंगे आपको। इस तरह की चीज से हमने इसको निकाल के हमारे सीनियर ऑफिसर्स वहां पे बैठे हुए हैं जो कि खुद एक एक कॉल का जवाब दे रहे हैं और जितनी मदद हो सकती है लोगों को कनेक्ट करने की वो हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगेन आपके माध्यम से मैं सब पब्लिक को ये कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि किसी के भी अगर कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एनीबडी नोन टू देम अगर इसमें फंसे, इसमें अफेक्ट हुए हैं, प्लीज कॉल 139। हम उनको बालासोर जहां के हॉस्पिटल्स में लोग हैं, भुवनेश्वर जहां पे हॉस्पिटल्स में लोग हैं, वहां तक हम उनको पहुंचाएंगे। हम उनकी जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ देयर जर्नी, वी विल टेक केयर ऑफ कनेक्टिंग देम टू देयर लव्ड वंस, देयर फ्रेंड्स जो भी इसमें इंजर हुए हैं। हम उनके वहां पे लोकल मूवमेंट का अरेंजमेंट करेंगे। हम वहां पे अगर उनको कहीं रहने की व्यवस्था चाहिए, उनको खाने की कोई जरूरत होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। हर एक पेशेंट के साथ हमारा एक स्काउट एंड गाइड नॉमिनेटेड है जो कि उस पेशेंट की और जितने भी उनके रिलेटिव्स, उनके वेल विशर्स उनके साथ है, उनके साथ उनकी जितनी भी तरह की मदद उनको चाहिए, किसी भी तरह की मदद उसको करने के लिए तैयार है। तो ये प्लीज इन्फॉर्मेशन फैलाने की जरूरत है, ये सबको बताने की जरूरत है कि वो परेशान नहीं हो। 139 पे कॉल करेंगे तो हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट टू दैम। ये एक आइटम। दूसरा, जो एक्सग्रेशिया पेमेंट अनाउंस हुआ है, मंत्री जी ने जो माइनर इंजरी है उसके लिए 50,000, जो सीरियस इंजरी है उसके लिए 2 लाख, और अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन को 10 लाख की घोषणा की हुई है। ये हम लोग कंटिन्यूअसली इसका वितरण कर रहे हैं। जितने भी रेस्टोरेशन हो जाएगा, कारण क्या है, और ये एक बार थोड़ा सा कुछ शब्दों में बताते हैं। रेस्टोरेशन एक्सपेक्टेड है कि करीब शाम के 8 बजे तक रेस्टोरेशन, मतलब 2 लाइनें हमें मिल जाएंगी जिसपे कि गाड़ी धीमी गति से निकलनी शुरू हो जाएगी। ये अंदाजा है। ये मंत्री जी खुद वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं सारा का सारा रेस्टोरेशन का काम। कारण क्या निकल कर आया है? जांच, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी, अभी चल रही है। सीआरएस की इंक्वायरी है। दिस इज अ मैटर जो कि सब जुडिस ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए जब सीआरएस साहब की इंक्वायरी पूरी होगी तभी हम आपके साथ उसकी डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई जो एंगल है वो एक बार बता दीजिए, क्या वो निकल कर सामने आया है? सिग्नलिंग, इंटरलॉकिंग वाला जो एंगल इसमें निकल कर सामने, प्राइमा फेसी सिग्नलिंग से लगता है कि कोई इशू रहा होगा, लेकिन वो प्राइमा फेसी है, उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। सीआरएस की इंक्वायरी के बाद ही हम आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू। क्या उसको भी टेम्पर कर सकता है? बस ये सवाल अभी इन्वेस्टिगेशन में है। और मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे, और वो वहां से हिल नहीं रहे हैं। वहां पे वो रेस्टोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी हैं उनसे भी जाके मिल रहे हैं। तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सो उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी डिटेल में, क्योंकि जो भी हम कहेंगे अगर वो गलत हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी फाइंडिंग्स हमें कंप्लीट डिटेल्ड फाइंडिंग्स हमें बताएं, जिससे कि हम लोग पता कर सकें कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई।
दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं दोबारा ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। उस ट्रेन किसी कारण, जिस भी कारण के वजह से, जिसको हमें पता चलेगी अभी डिटेल में कि क्या कारण था, वो जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है। तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। अब इस रेस्टोरेशन हो जाएगा और कारण क्या है, और ये एक बार थोड़ा सा कुछ शब्दों में बता दें। रेस्टोरेशन एक्सपेक्टेड है कि करीब शाम के 8 बजे तक रेस्टोरेशन, मतलब 2 लाइनें हमें मिल जाएंगी जिसपे कि गाड़ी धीमी गति से निकलनी शुरू हो जाएगी। ये अंदाजा है। ये मंत्री जी खुद वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं सारा का सारा रेस्टोरेशन का काम। कारण क्या निकल कर आया है? जांच, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी, अभी चल रही है। सीआरएस की इंक्वायरी है। दिस इज अ मैटर जो कि सब जुडिस ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए जब सीआरएस साहब की इंक्वायरी पूरी होगी तभी हम आपके साथ उसकी डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई जो एंगल है वो एक बार बता दीजिए, क्या वो निकल कर सामने आया है? सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग वाला जो एंगल इसमें निकल कर सामने, प्राइमा फेसी सिग्नलिंग से लगता है कि कोई इशू रहा होगा, लेकिन वो प्राइमा फेसी है, उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। सीआरएस की इंक्वायरी के बाद ही हम आपको एक ऑथेंटिक जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू। क्या उसको भी टेम्पर कर सकता है? बस ये सवाल है।